फर्स्ट वाले केस में माइनस एम मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगा, दूसरे वाले केस में माइनस आई मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगा, थर्ड वाले केस में माइनस एम मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगा, फोर्थ वाले केस में कोई इफेक्ट नहीं है मतलब स्टेबिलिटी नॉर्मल रहेगा। तो इस केस में फोर्थ वाला पार्ट सबसे लीस्ट हो जाएगा, पहला केस। उसके बाद एम इफेक्ट में और आई इफेक्ट में ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट एम इफेक्ट वाला पार्ट होता है। इसका मतलब जितना एक एम इफेक्ट स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, जितना एक माइनस एम इफेक्ट स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, उतना माइनस आई स्टेबिलिटी नहीं बढ़ा सकता। इसका मतलब है कि जो सेकंड नंबर वाला पार्ट है वो स्टेबिलिटी में थोड़ा पीछे आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट में भी माइनस एम है, थर्ड में भी माइनस एम है, और दोनों माइनस एम NO2 का है। तो जो मेसोमेरिक इफेक्ट है या रेजोनेंस इफेक्ट है तो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट होने का मतलब डिस्टेंस उसको फर्क नहीं पड़ रहा। तो पहले वाले केस में जितना माइनस एम ऑपरेट करेगा एग्जैक्टली उतना ही माइनस एम थर्ड वाले केस में भी ऑपरेट करेगा। मतलब दोनों के माइनस एम में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर माइनस एम में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा तो हम लोग उसके बेसिस पे कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो फिर हम लोग को आगे के इफेक्ट्स पे जाना होगा। तो इस केस में जब आगे जाएंगे तो मेसोमेरिक इफेक्ट वाले पार्ट के बाद हाइपर कंजर्वेशन आएगा। हाइपर कंजर्वेशन यहाँ लग नहीं सकता, उसके लिए हम लोगों को sp3 कार्बन चाहिए, कार्बन चेन वाला पार्ट उसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट वाला पार्ट। तो पहले वाले केस में माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा, थर्ड वाले केस में भी मान के चलते हैं कि माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा, लेकिन माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होने का मतलब है कि जितना कम डिस्टेंस होगा इफेक्ट उतना ही ज्यादा निकल के आना चाहिए। तो पहले वाले केस में NO2 वाले पार्ट का डिस्टेंस C माइनस के साथ कम है, इसका मतलब NO2 ज्यादा माइनस आई शो करेगा। और ज्यादा माइनस आई शो किया इसका मतलब ये है कि माइनस आई स्टेबिलिटी बढ़ाता है, तो ज्यादा माइनस आई ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो फर्स्ट को और थर्ड को जब कंपेयर करेंगे तो माइनस आई थर्ड वाले केस में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। हम लोग नॉर्मली इंडक्टिव इफेक्ट को थर्ड बॉन्ड तक ही कंसिडर करते हैं, फोर्थ बॉन्ड या उसके बाद छोड़ सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहला बॉन्ड है, उसके बाद सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड, फिफ्थ बॉन्ड, काफी ज्यादा डिस्टेंस है, तो हम लोग एक टाइम के लिए इंडक्टिव इफेक्ट को छोड़ भी सकते हैं। बट अगर कंपेयर भी करना होगा तो पहले वाले केस में माइनस आई NO2 का कम डिस्टेंस पे है C माइनस के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब NO2 ज्यादा माइनस आई ऑपरेट कराएगा C माइनस के ऊपर। थर्ड वाले केस में NO2 वाला पार्ट माइनस आई थोड़ा कम ऑपरेट कराएगा। तो पहले वाले केस में ज्यादा माइनस आई ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा नेगेटिव चार्ज के केस में। तो 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 4 आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। बहुत बेसिक बेसिक केसेस हैं, इन सब केसेस का ध्यान रखना, भी और भी क्वेश्चंस कराएंगे। चलो भाई सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड वाले केस में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगा सेकंड का, उसके बाद फर्स्ट का, उसके बाद फोर्थ का, और सबसे लास्ट में थर्ड वाले पार्ट का। चलो ध्यान दो। सबसे पहला पार्ट OH वाले पार्ट के ऊपर लोन पेयर है, इसका मतलब प्लस एम इफेक्ट। NH2 के ऊपर लोन पेयर है मतलब प्लस एम इफेक्ट। OCOCH3 अगर इसका स्ट्रक्चर इलेबोरेट करें तो ऑलमोस्ट ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकालते हुए काम कर सकता है। ऑलमोस्ट इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ निकालते हुए काम कर सकते हैं। C प्लस है और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ C डबल बॉन्ड O CH3 वाला पार्ट। इस तरह का शायद पहले भी डिस्कस किया था। कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, उसके अलावा NH के साथ C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ भी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, इसका मतलब प्लस M। और लास्ट वाले केस में भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इसका मतलब प्लस M। तो अपने पास 4 ग्रुप्स हैं, चारों के चारों ग्रुप्स में हम लोग पारा पोजिशन की बात कर रहे हैं। मतलब जो ग्रुप है वो इस C प्लस के रिस्पेक्ट में पारा पोजिशन पे है। तो जब भी कभी कोई बेंजीन में एक ग्रुप प्रेजेंट होगा और उसके पारा पोजिशन या ऑर्थो पोजिशन पे कोई भी मेसोमेरिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो इस केस में आराम से मेसोमेरिक इफेक्ट वाला पार्ट उस दूसरे ग्रुप वाले पार्ट के ऊपर ऑपरेट करेगा। मतलब C प्लस के ऊपर जो ग्रुप्स दे रखे हैं सारे केसेस में, पहले में OH, दूसरे में NH2, तीसरे में OCOCH3, चौथे में NHCOCH3, इन सारे के सारे ग्रुप्स का प्लस एम इफेक्ट कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे ऑपरेट करेगा। तो अगर कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे प्लस एम ऑपरेट किया तो अलग अलग ग्रुप्स हैं यहाँ पे। अगर अलग अलग ग्रुप्स हैं तो हम लोग आराम से ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि सारे ग्रुप्स का प्लस एम कंपेयर कर लो। सारे ग्रुप का प्लस एम कंपेयर करने का मतलब है कि OH का प्लस एम, NH2 का प्लस एम, OCOCH3, NHCOCH3, इन सब का प्लस एम कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर सीरीज याद है तो सबसे ज्यादा प्लस एम
NH2 का होगा, फिर उसके बाद OH का नंबर आता है, फिर उसके बाद NH के साथ C डबल बॉन्ड O CH3 का नंबर आता है, और सबसे लास्ट में O के साथ C डबल बॉन्ड O CH3 का नंबर आता है। तो सबसे ज्यादा प्लस एम NH2 अगर शो करेगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, क्योंकि प्लस एम ग्रुप प्लस चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। उसके बाद OH का नंबर आएगा, तो 2 के बाद 1 का नंबर, फिर उसके बाद NHCOCH3 4 का नंबर, और सबसे लास्ट में थर्ड वाले पार्ट का नंबर आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। जिसको भी डाउट होगा पूछते जाना, आगे का क्वेश्चन देते चले जा रहे हैं। ट्राई करो आगे क्वेश्चन, एक सेकंड। हेलो।
ट्राई करो इतने क्वेश्चन, क्या फिर डिस्कशन करते हैं। जितने क्वेश्चन कराया है उन्हीं के ऊपर मोस्टली बेस्ड है क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं बेंजीन वाला। ट्राई करो भाई।
सर हाँ भाई बोलो। सीएल में इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे पहले से। हाँ हेलोजन में इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। सर बता दो। हाँ ये सारा क्वेश्चन ट्राई हो गया। यस सर। चलो शुरू से उसका आंसर बताते चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 वाले पार्ट में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगा 1 में, 1 वाले पार्ट के बाद 3 में, 3 वाले पार्ट के बाद 4 में और 4 के बाद 2 में।
क्वेश्चन नंबर 14 में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 वाले पार्ट्स में 2 ग्रेटर देन 1, जो भी डाउट है पूछते जाना। 14 नंबर वो सीएल वाला सर, सीएल वाला कंपेयर करते। चलो ध्यान दो, पहले वाले केस में माइनस एम है, दूसरे में OH वाला पार्ट पारा पोजीशन पे है, C माइनस के रिस्पेक्ट में, मतलब प्लस एम होगा। CN वाला पार्ट C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस एम होगा, और फोर्थ वाले केस में माइनस आई इफेक्ट। तो इन चारों में जब कंपेयर करेंगे तो माइनस इफेक्ट नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, ऐसा आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। मतलब जब भी कभी माइनस इफेक्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी हम लोगों को, ठीक है। तो अगर मान लो, एक सेकेंड, हाँ, माइनस वाला पार्ट माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में प्लस है तो प्लस वाला पार्ट माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी घटा देगा। थर्ड वाले केस में माइनस इफेक्ट है, फिर से स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और फोर्थ वाले केस में माइनस इफेक्ट है, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो पहले में, तीसरे में और चौथे में स्टेबिलिटी बढ़ेगा, जबकि सेकंड वाले केस में प्लस इफेक्ट स्टेबिलिटी घटा रहा है। तो एक चीज, सॉरी, दूसरे में प्लस इफेक्ट स्टेबिलिटी घटा रहा है, मतलब एक चीज फिक्स है कि अपना सेकंड वाले का जो ऑर्डर है वो सबसे लास्ट में होगा। फिर बाकी तीनों को कंपेयर करते हैं, माइनस एम थर्ड वाले केस में और लास्ट वाले केस में माइनस आई। तो ये चीज तो अभी तक डिस्कशन में बहुत बार कर चुके हैं हम लोग कि एम इफेक्ट में और आई इफेक्ट वाले पार्ट में ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सा है, तो एम इफेक्ट वाला पार्ट। मतलब माइनस एम जितना स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, माइनस आई उतना स्टेबिलिटी नहीं बढ़ा सकता। तो फर्स्ट और थर्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड, सॉरी एज कम्पेयर टू फोर्थ, तो इसीलिए 2 के पहले फोर्थ वाले पार्ट का नंबर मेंशन कर दिए। उसके बाद अगर कंपेयर करेंगे तो उसके इसमें पहले में भी माइनस एम है, थर्ड में भी माइनस एम है, तो माइनस एम के सीरीज को यूज कर सकते हैं, NO2 का माइनस एम और CN वाले पार्ट का माइनस एम। इन दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी या फिर ज्यादा डोमिनेटिंग या ज्यादा स्ट्रेंथ NO2 का होता है। तो इसका मतलब जितना माइनस एम पहले वाले केस में है, सॉरी, उतना माइनस एम थर्ड वाले केस में नहीं है। तो NO2 का माइनस एम ज्यादा है, इसलिए 1 वाले पार्ट में ज्यादा स्टेबिलिटी होगा एज कम्पेयर टू 3। सबसे पहला काम जब भी कंपैरिजन करना है तो इफेक्ट लिखा करो, तभी जाके उसके आगे कंपैरिजन करना है। क्वेश्चन नंबर 15 वाले पार्ट में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 15, 16 दोनों में सेम ऑर्डर होगा, 2 ग्रेटर देन 1। सर 16 में कैसे करें? चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 15 वाले पार्ट में रेजोनेंस इफेक्ट है, दोनों केसेस में रेजोनेंस इफेक्ट है। तो रेजोनेंस में कोई स्ट्रेंथ वाला पार्ट नहीं आता, रेजोनेंस में जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो सेकंड वाले केस में नेगेटिव चार्ज ज्यादा रेजोनेंस में जा पाएगा, मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी। 16 में भी पहले वाले केस में केवल रेजोनेंस इफेक्ट है, दूसरे वाले केस में भी पॉजिटिव चार्ज केवल रेजोनेंस में जा सकता है। तो अगर दोनों केसेस में केवल रेजोनेंस है तो इसका मतलब जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो सेकंड वाले केस में 3 पाई बॉन्ड है, मतलब ज्यादा रेजोनेंस होगा, जबकि पहले वाले केस में 2 ही पाई बॉन्ड है, मतलब कम रेजोनेंस होगा। तो ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी, मतलब 2 ग्रेटर देन 1 आराम से बोल सकते हैं। जब भी रेजोनेंस इफेक्ट होगा तो हमेशा केवल ये देखना ज्यादा रेजोनेंस या कम रेजोनेंस, उसके बेसिस पे कंपैरिजन चलेगा। आगे ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 17 वाले पार्ट को जब कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल 1 वाले पार्ट के बाद 3 वाले पार्ट के बाद 4, उसके बाद 2 वाले पार्ट का नंबर आएगा। ये चीज पहले भी डिस्कस किया था, पहले दिन डिस्कस किया था कि जब भी कभी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज रिंग का पार्ट होगा तभी उसमें एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले वाले केस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिंग का पार्ट है, तो एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, और पहला वाला पार्ट एरोमेटिक नेचर का है, ऐसा बोल भी सकते हैं। दूसरा वाला केस जो है वो एंटी एरोमेटिक नेचर का है, थर्ड वाला केस वापस से एरोमेटिक नेचर का है, और फोर्थ वाले केस में एरोमेटिसिटी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर नहीं है, पॉजिटिव चार्ज बाहर है। तो फोर्थ वाले केस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो केवल कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट है, इसका मतलब रेजोनेंस इफेक्ट शो कर सकता है। और ये चीज डिस्कशन में यूज किया हुआ भी था, एरोमेटिसिटी सबसे डोमिनेटिंग इफेक्ट है, मतलब जितना स्टेबिलिटी फर्स्ट में होगा, थर्ड में होगा, या फिर जितना डोमिनेटिंग इफेक्ट एरोमेटिसिटी होगा उतना रेजोनेंस वाला पार्ट नहीं हो सकता। तो एरोमेटिसिटी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ाएगा,
एंटी एरोमेटिसिटी स्टेबिलिटी बहुत घटाएगा। थर्ड वाले केस में एरोमेटिसिटी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। और फोर्थ वाले केस में नॉर्मल रेजोनेंस इफेक्ट है। इसका मतलब जो अपना स्ट्रक्चर फर्स्ट और थर्ड दे रखा, यहाँ पे स्टेबिलिटी हाइयर होगा, और जो अपना स्ट्रक्चर सेकंड दे रखा, यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे लीस्ट हो जाएगा। जब भी कभी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे स्टेबिलिटी में लास्ट में रख दो, जब भी कभी एरोमेटिक कंपाउंड तो स्टेबिलिटी में नॉर्मली सबसे शुरू में आएगा। तो एक चीज फिक्स्ड है कि सेकंड वाला पार्ट सबसे लास्ट में जाना चाहिए। उसके अलावा फर्स्ट और थर्ड फोर्थ वाले पार्ट से ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए सेकंड वाले पार्ट से पहले फोर्थ वाले पार्ट को आराम से डाल सकते हैं। अब फर्स्ट और थर्ड की बात करते हैं। ये काफी अच्छा सवाल है भी, थोड़ा ध्यान रखने लायक है, स्टार मार्क कर सकते हैं इसको। जैसे फर्स्ट और थर्ड वाले पार्ट को जब कंपेयर करेंगे तो इस केस में पहले वाले केस में कंपाउंड एरोमेटिक है, थर्ड वाले केस में भी कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर दोनों एरोमेटिक है तो फिर क्या करें, तो फिर हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, तो और आगे जाने की जरूरत पड़ेगी अपने को। तो जब एरोमेटिसिटी से काम नहीं हो पा रहा क्योंकि दोनों एरोमेटिक है, तो फिर और अगर आगे जाएंगे तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट चेक किया जा सकता है। बट मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो और आगे जाएंगे तो रेजोनेंस इफेक्ट देखा जा सकता है। तो पहले वाले केस में ज्यादा पाई बॉन्ड है, इसका मतलब ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। इनफैक्ट अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मालूम पड़ेगा इसमें टोटल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकल के आते हैं, जबकि दूसरे वाले केस में टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक ही पाई बॉन्ड है मतलब कम रेजोनेंस होगा। तो दोनों एरोमेटिक था, चलो ठीक है भाई, एरोमेटिसिटी से काम नहीं कर पाए। बट उसके बाद जब आगे के इफेक्ट्स पे जाएंगे तो उसमें दिख रहा है हम लोगों को कि पहले वाले केस में ज्यादा रेजोनेंस है मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, थर्ड वाले केस में कम रेजोनेंस है मतलब कम स्टेबिलिटी होगा। तो इसीलिए 1 ग्रेटर देन 3 और उसके बाद 4 और 2 तो लास्ट में निकल के आ ही गया था। ऐसा बोलते हुए काम कर रहे थे हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को अगर कंपेयर करें तो 18 वाले पार्ट में ऑर्डर होना चाहिए 1, 1 के बाद ऑर्डर होना चाहिए थर्ड, थर्ड वाले पार्ट के बाद फोर्थ, और सबसे लास्ट में 2 कंसिडर कर सकते हैं। 1 3 4 2। इससे वो डाउट है तो पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सब चीजों को सीखना होगा ढंग से, इसलिए कि करके क्वेश्चंस करते जा रहे हैं और धीरे धीरे क्वेश्चंस कर रहे हैं। जिसको भी डिफिकल्टी होगा पूछते जाना, ज्यादा इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। सर इसमें कौन सा इफेक्ट है? चलो ठीक है। सबसे पहला पार्ट पॉजिटिव चार्ज है, तो एरोमेटिसिटी चेक किए, तो रिंग का स्ट्रक्चर तो है नहीं, छोड़ दिया एरोमेटिसिटी। फिर मेसोमेरिक इफेक्ट चेक किए, तो रेजोनेंस ही नहीं दिख रहा कहीं पे पॉजिटिव चार्ज का, तो मेसोमेरिक इफेक्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, उसको भी छोड़ दिया। फिर उसके आगे गए तो मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट के बाद शायद याद होगा हाइपर कंजुगेशन का नंबर है। तो हाइपर कंजुगेशन पॉजिटिव चार्ज में ऑपरेट करता है। पहले वाले केस में जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे अटैच्ड हम लोगों के पास 3 कार्बन ऐसे हैं जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो टोटल 3 हाइड्रोजन, 3 6 हाइड्रोजन प्लस 2, इसका मतलब 8 हाइपर कंजुगेशन कंसिडर कर सकते हैं। दूसरे वाले केस में जाएंगे तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे अटैच्ड कार्बन के ऊपर केवल 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइपर कंजुगेशन। थर्ड वाले केस में जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे अटैच दोनों कार्बन को अगर कंसिडर करें तो उस केस में एक तरफ 3 एक तरफ 1, मतलब टोटल 4 हाइपर कंजुगेशन। और लास्ट वाले केस में 2 हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन का जो ऑर्डर है वो डिग्री ऑफ हाइपर कंजुगेशन से कंपेयर कर सकते हैं। सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन 8 वाले पार्ट में, उसके बाद 4 वाले पार्ट में, उसके बाद सबसे लास्ट में सेकंड 2 हाइपर कंजुगेशन, और पहले वाले केस में 1 हाइपर कंजुगेशन है। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट वाला पार्ट होगा। उसके बाद फिर हम लोग थर्ड वाले पार्ट को डाल सकते हैं, फिर उसके बाद फोर्थ वाले पार्ट का नंबर, और सबसे लास्ट में 2 वाले पार्ट का नंबर कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कोई डाउट है तो पूछ लो। 19, अच्छा पहले 19 को ऑटो तो बता दें। 19 वाले पार्ट में 3 2 1 ये ऑर्डर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 वाले पार्ट में ऑर्डर अपना 3 2 1 होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल 3, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 1। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो।
चलो क्वेश्चन नंबर 20 वाले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 वाले पार्ट में ऑर्डर होना चाहिए 1 2 3। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट होना चाहिए वैसे, बट सोच के देखो एक बार। अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, सोच के देखो पहले। स्टार मार्क भी कर लेना। पहले खुद से दिमाग लगा के देखो, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं इसका। हाँ भाई, कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 20 में? यस सर। क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट है? चलो ध्यान दो। पहले तो जब रूल्स मेंशन कर रहे थे स्टेबिलिटी वाले पार्ट को कंपेयर करते वक्त, तो उसमें बोला था कि पहले तो ये देखना कि सेम एटम के ऊपर चार्जेस हैं कि डिफरेंट एटम के ऊपर चार्जेस हैं। तो पहले वाले केस में कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, दूसरे में भी कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, थर्ड में भी कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज। अगर सेम एटम के ऊपर चार्जेस हैं तो पहले हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर साइज वाला पार्ट देखेंगे। तो पहले वाले केस में sp कार्बन, दूसरे वाले केस में sp2 और तीसरे वाले केस में sp3 कार्बन। और एक चीज याद होगा तुम लोगों को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पार्ट में sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, फिर sp2 वाले पार्ट का, फिर sp3 वाले पार्ट का। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp, फिर उसके बाद sp2, उसके बाद sp3 वाला पार्ट। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर उसके बाद sp2 का नंबर आएगा और सबसे लास्ट में sp3 वाले पार्ट का कंसिडरेशन लेते हुए काम कर सकते हैं। समझ आया सुमित? यस सर। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 21 भी ध्यान रखते हुए काम कर सकते हैं आराम से। इसका ऑर्डर होना चाहिए 1 ग्रेटर देन 2। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे ध्यान दो। 21 को हम साइड में समझा दे रहे हैं नीचे। इससे अगर मान लो ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा, तो पहले वाले केस में रेजोनेंस इफेक्ट हो सकता है, दूसरे वाले केस में भी रेजोनेंस इफेक्ट हो सकता है आराम से। पहले वाले केस में अगर रेजोनेंस होगा तो ये स्ट्रक्चर निकल के आएगा, सॉरी यहाँ माइनस चार्ज आएगा। दूसरे वाले केस में अगर रेजोनेंस होगा तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल के आना चाहिए। उस केस में जैसे एक चीज देख सकते हैं हम लोग, पहले वाले केस में कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, दूसरे वाले केस में कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज। पहले में रेजोनेंस इफेक्ट हो सकता है, दूसरे में भी रेजोनेंस इफेक्ट हो सकता है। बट पहले वाले केस में जब रेजोनेंस हुआ तो रेजोनेंस होने से जो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आया उसका हाइब्रिडाइजेशन sp था, जबकि दूसरे वाले केस में जिस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आया वो sp2 वाला पार्ट था। तो शुरू का रेजोनेंस हम लोग कुछ नहीं पता चल रहा था, बट बाद में रेजोनेंस होने के बाद जिस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आया वो sp कार्बन निकल के आया। और सेकेंड वाले केस में sp2 कार्बन, और sp और sp2 कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp वाला पार्ट होता है। तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp कार्बन है, इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हुआ तो आराम से ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि सेकेंड वाले केस में रेजोनेंस होने के बाद हम लोग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा था नेगेटिव चार्ज को, तो थोड़ा लेस इफेक्टिव रेजोनेंस हो रहा होगा। जबकि पहले वाले केस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा रेजोनेंस की वजह से, तो इसका मतलब ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस हो रहा होगा। मतलब रेजोनेंस के टाइम पे जितना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा उतना ज्यादा इफेक्टिवनेस होगा। तो पहले वाले केस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव sp कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज गया, इसका मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है।
ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है मतलब इफेक्टिव रेजिडेंस होगा, ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं। जबकि सेकेंड वाले केस में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज गया, मतलब थोड़ा कम स्टेबिलिटी आएगा, तो थोड़ा कम इफेक्टिव रेजिडेंस कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो जितना इफेक्टिव रेजिडेंस उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आराम से 1 ग्रेटर देन 2 कंसिडर करते हुए काम किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, ये भी क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो इसको भी। क्वेश्चन नंबर 22 वाले पार्ट में ऑर्डर होगा 2 ग्रेटर देन 1। पहले वाले केस में जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये रेजिडेंस में जा सकता है, बट दूसरे वाले केस में ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इससे अटैच्ड ग्रुप में अनसैचुरेशन है। इसका मतलब ये जो ग्रुप है ये ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के ऊपर माइनस एम इफेक्ट के जैसा पार्ट ऑपरेट करेगा। तो पहले वाले केस में नेगेटिव चार्ज सिंपली बेंजीन रिंग वाले पार्ट के साथ रेजिडेंस में जा सकता था, बट दूसरे वाले केस में जो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है उससे अटैच्ड जो ग्रुप है उस ग्रुप पे अनसैचुरेशन है। इसका मतलब यहाँ पे माइनस इन इफेक्ट हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। और रेजिडेंस इफेक्ट में और माइनस इन इफेक्ट में ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा है? तो माइनस इन इफेक्ट। माइनस इन इफेक्ट स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ाएगा एज कम्पेयर टू। इसको एक और फॉर्म में याद रखना। इस क्वेश्चन वाले पार्ट के लिए नीचे एक्सप्लेनेशन नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 22 वाले पार्ट के लिए, और ये लैंग्वेज के फॉर्म में याद रखना क्योंकि ये सवाल तुम्हारे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में ही पूछा जाएगा नॉर्मली। जैसे सवाल इस फॉर्मेट में होता है, जब पहले वाले केस में रेजोनेंस कराएंगे, पहले वाले चीज को हम लोग फिनॉक्साइड आयन बोल सकते हैं। फिनॉक्साइड आयन, इसको ऐसा समझ लो, अगर बेंजीन के ऊपर OH है तो इस चीज को हम लोग फिनॉल बोलते हैं। तो जब यहाँ से H+ हटाएंगे तो फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरे वाले केस में देख के मालूम पड़ रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ से जब H+ हटाएंगे तो यहाँ से हम लोग टर्म आराम से कार्बोक्सिलेट आयन वर्ड यूज कर सकते हैं। तो सवाल कुछ ऐसा फ्रेम किया जाता है कि ऑल्दो कार्बोक्सिलेट आयन हैज लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन फिनॉक्साइड आयन, बट कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल। मतलब नॉर्मली होता क्या है कि ज्यादा रेजोनेंस मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी बोलने का एक लैंग्वेज होता है, तो सवाल यही फ्रेम किया भी जाता है। ऑल्दो कार्बोक्सिलेट आयन हैज लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन फिनॉक्साइड आयन, लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल। तो ऐसा क्यों होता है इसको लैंग्वेज में भी आराम से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे हम लोग। पॉइंट नोट कर लो, क्वेश्चन के लिए पॉइंट नोट करना, मतलब ये एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में नोट कर लो इस चीज को। ऑल्दो phenoxide ion has more resonating structure, has more resonating structure than carboxylate ion, but it is less stable as compared to as compared to carboxylate ion. As compared to carboxylate ion, उसके ऊपर ये डायग्राम मेंशन कर लेना, फिनॉक्साइड आयन का मतलब क्या होता है और कार्बोक्सिलेट आयन का मतलब क्या होता है। और इसमें दो तरीके से ये रीजन याद रखना है तुम लोगों को, थोड़ा एब्सर्ड चीज है बट फिर भी ध्यान रखते हुए काम करना है। जैसे एक रीजन है स्कूल एग्जाम के लिए, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए, उसमें ऐसा मेंशन करना है तुम लोगों को
कार्बोक्सिलेट आयन, नोट करते जाओ फटाफट। कार्बोक्सिलेट आयन has equivalent resonating structure, therefore more stable. Carboxylate ion has equivalent resonating structure, therefore more stable. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जैसे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वर्ड तो वही पहले मेंशन किया था। अगर सेम टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है तो हम लोग टर्म इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। जैसे मान लो ये केस है, तो जब यहाँ रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस होने की वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा दोनों एग्जैक्टली सेम ही टाइप का है, मतलब दोनों का स्टेबिलिटी एग्जैक्टली सेम है, तो इसको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। बहुत ही एब्सर्ड कंसेप्ट है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, क्योंकि जैसे मान लो ऐसा बोला कि फिनॉक्साइड आयन के रिस्पेक्ट में अगर काम कर रहे हैं हम लोग, तो उस केस में ऊपर वाले केस में मतलब कार्बोक्सिलेट आयन में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था तो ज्यादा स्टेबिलिटी है। तो अगर इस लॉजिक को कंसिडर करते हुए चले हम लोग, तो फिर तो इस केस में भी बेंजीन के ऊपर C- है और ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा, तो इन दोनों में भी सेकंड वाले पार्ट में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, तो सेकंड ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन स्टेबिलिटी में 1 > 2 होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, सेकंड वाले केस में ज्यादा रेजोनेंस होगा और सेकंड वाले केस में कम रेजोनेंस होगा, तो ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी आराम से कंसिडर कर सकते थे। तो जैसे इस चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है, ये जो कंसेप्ट है ये केवल बोर्ड के एग्जाम के लिए मेंशन करना है। एक्चुअल में क्लास 12 में एनसीईआरटी में दे रखा है कि कार्बोक्सिलेट आयन हैज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट ये कहीं मेंशन नहीं किया है कि इसका स्टेबिलिटी से क्या रिलेशन होगा, तो लोग इसको स्टेबिलिटी वाले पार्ट से रिलेट कर रहे हैं। ये थोड़ा मेरे हिसाब से गलत एक्सप्लेनेशन है, बट फिर भी अब स्कूल वाले मानते हैं इस चीज को, तो हम लोग को यही फॉलो करते हुए करना है। बट हम लोग इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन यूज करेंगे जो हम लोगों को नॉर्मली कंसिडर करते हुए काम करना है। तो जो एक्सप्लेनेशन हम लोग यूज करेंगे वो दूसरे फॉर्मेट में होगा। जैसे एक फॉर्मेट को भी डिस्कस किया था कि अगर हम लोग ये फिनॉक्साइड आयन लेके चले तो इसमें नॉर्मल रेजोनेंस इफेक्ट होगा, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन वाले पार्ट में यहाँ पे माइनस इफेक्ट होगा, और माइनस इफेक्ट वाला पार्ट स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ाएगा एज कम्पेयर टू फिनॉक्साइड आयन ये रेजोनेंस वाला पार्ट। तो इस केस में ऐसा एक्सप्लेनेशन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। पहला, कार्बोक्सिलेट आयन is stabilized by minus M effect is stabilized by minus M effect, whereas phenoxide ion is stabilized by resonance effect is stabilized by resonance effect। तो रेजोनेंस इफेक्ट लेस डोमिनेटिंग इफेक्ट है, इसका मतलब कम स्टेबिलिटी देगा, जबकि फिनॉक्साइड आयन वाले पार्ट दूसरे कार्बोक्सिलेट आयन में माइनस एम इफेक्ट है तो ज्यादा स्टेबिलिटी देगा। एक तो ये तरीका है जिसके बेसिस पे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, एक और तरीका यूज करेंगे बट उसके लिए थोड़ा वेट करो, अभी पहले स्टेबिलिटी ऑफ आयंस को कंसिडर कर लेते हैं, फिर उस जनरलाइज तरीके से भी हम लोग डिस्कशन करेंगे थोड़ा बहुत। बट इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, क्लास 12 के कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल वाले पार्ट में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखने लायक टॉपिक है ये। क्या क्वेश्चन है? चलो भाई, उसके बाद बाकी 3 क्वेश्चन बच गए, उन सबका ऑर्डर मेंशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 वाले पार्ट को अगर कंसिडर करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी सेकंड वाले पार्ट में, फिर फर्स्ट वाले पार्ट में, फिर उसके बाद फोर्थ वाले पार्ट में, फिर 3 वाले पार्ट में। इसका आंसर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है पर टाइम भी हो गया है, खुद से एक बार सोचना ये ऑर्डर कैसे होना चाहिए 2 1 4 3।
क्वेश्चन नंबर 24 वाले पार्ट में अगर कंपैरिजन करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 3 वाले पार्ट में, फिर 1 वाले पार्ट में, फिर 4 वाले पार्ट में, फिर 2 वाले पार्ट में। इन सब का आंसर मेंशन कर रहे हैं। कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। पहले खुद से एक बार सोच लेना कि ऐसा ऑर्डर क्यों आया है। क्वेश्चन नंबर 25 वाले पार्ट में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 2 वाले पार्ट में, फिर उसके बाद 4 वाले पार्ट में, फिर 3 वाले पार्ट में, सबसे लास्ट में 1 वाले पार्ट में। ये अपना ऑर्डर निकल के आना चाहिए मेरे हिसाब से। सर वो लास्ट वाला का नहीं समझ में आया, 23 का 4। समझने के लिए तो हम बोले ही नहीं है, हम तो बोले खुद से ट्राई करके देखो। 2 1 4 3 ये ऑर्डर होगा। एक बार खुद से सोच के देखो कि क्या हम लोग इफेक्ट लेते हुए काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे इन तीनों क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में रिमाइंड भी कराना, पहले एक बार खुद से सोच के देखो कि ये ऑर्डर कैसे निकल गया, क्या इफेक्ट लिए हम लोग, क्या इफेक्ट कंसीडर करें यहाँ पे, क्या इफेक्ट अप्लाई करें, उससे समझ में आ जाएगा अपने आप। आज के लिए भी कोई होमवर्क तो नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ आयंस में ज्यादा होमवर्क नहीं होता। बट नेक्स्ट क्लास में इसके 4-5 क्वेश्चन और कराएंगे हम लोग। 4-5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, और उन 4-5 क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग का एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ शुरू होगा, और वहां से फिर तुम लोग का क्वेश्चन वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। उसमें एक बुकलेट भी देंगे जिसका क्वेश्चन तुम लोग को ट्राई करते हुए चलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का लेक्चर अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।